देखो अब जितने भी इक्वेशंस वाले क्वेश्चन थे वो हमने क्या कर लिए, देख लिए। एसएचएम का इक्वेशन हमने क्या किया, ड्रॉ बना लिया, उससे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो। ऐसा ही पैटर्न रहेगा वेव में भी। जब हम वेव शुरू करेंगे तो पहले क्या करेंगे, वेव के इक्वेशन से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहां पे एसएचएम के इक्वेशन से हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एक इक्वेशन मैंने पढ़ा था टाइम पीरियड का, और मैंने बोला था जनरल जो टाइम पीरियड है वो क्या है, टी इक्वल टू 2π√m/k। और इसी तरह से मैंने बोला कि दो टाइप के एसएचएम हो सकते हैं, कुछ लीनियर जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, कुछ एंगुलर जिसमें रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। अगर या तो हम F इक्वल टू -kx के फॉर्मेट तक पहुंच गए तो k की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, टाइम पीरियड आ जाएगा। या अगर रिस्टोरिंग टॉर्क है तो किसी तरीके से अगर हम ओमेगा तक पहुंच गए तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, टाइम पीरियड निकालना है वेरियस एसएचएम्स के। तो टॉपिक डालना है टाइम पीरियड ऑफ वेरियस एसएचएम। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन से शुरू कर रहे हैं। रोटेशनल मोशन में जो एसएचएम होगा उसको हम कहेंगे फिजिकल पेंडुलम, राइट। सबसे पहले देख रहे हैं फिजिकल पेंडुलम, ये है रोटेशनल मोशन का, राइट। इसको समझना है कि अगर मान लो हमारे पास कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट है, और उसको हम क्या कर ले, कहीं से पॉइंट पे पकड़ लें और वहां से देखें तो ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। अगर कहीं से भी इसको हम क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, अगर वो क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो पूछ लेगा कि इसका क्या करो, टाइम पीरियड निकालो, ऐसे। क्लियर है ये। अब यहां पे किसी भी टाइप का रैंडम ऑब्जेक्ट हो सकता है, या रॉड हो सकता है, या डिस्क, रिंग, कुछ भी हो सकता है। ये क्या कर रहे हैं, एसएचएम पूछेगा इसका टाइम पीरियड कितना। जब भी हम इस टाइप से क्या करेंगे, लेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे, वो सब कहलाएगा क्या, फिजिकल पेंडुलम। पहले समझना है, मान लो मैंने बोला कि भाई मेरे पास क्या है, एक इस तरह का ऑब्जेक्ट है, एक इस तरह का ऑब्जेक्ट है, राइट। और इसमें एक स्मॉल छोटा सा क्या है, होल है। यहां से हमने इसको क्या कर दिया, लटका दिया, और इसके अबाउट ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है। अब मुझे जानना है कि भाई इसका जो टाइम पीरियड है कितना है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हमको पकड़ना है क्या, सेंटर ऑफ मास। क्योंकि जो भी फोर्स लगेगा या रिस्टोरिंग फोर्स वगैरह लगेगा वो कहां पे लगाएंगे, हम सेंटर ऑफ मास पे लगाएंगे। तो लेट्स अज्यूम कि ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है। दूसरा हमें क्या करना है, देखना है कि भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन से, क्योंकि जहां से रोटेट हो रहा है यही क्या कहला जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, लेट्स से इसमें मैंने कंसीडर कर लिया क्या, डी। मैंने मान लिया कि इसमें लग रहा है क्या, डी। अब पूरा का पूरा जो वेट लगेगा वो लगेगा कहां पे, सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास पे जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, वो लग रहा है क्या, mg। इसके साथ इसने एंगल बनाया हुआ है, मान लो कितना, थीटा। तो ये हो जाएगा क्या, mg cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। इन सब में जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कौन सा है, mg sin थीटा, राइट। जब भी ऊपर जाएगा इधर लगेगा mg cos थीटा, नीचे लगेगा mg, और रिस्टोरिंग जो वापस लाएगा मेन पोजीशन की तरफ वो कौन सा है, mg sin थीटा। मैं यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स ना लिख के क्या लिख रहा, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो हमने यहां पे लिखा रिस्टोरिंग टॉर्क, राइट। और रिस्टोरिंग टॉर्क लिख रहा है टाउ इज इक्वल टू, सिंस ये रिस्टोरिंग है यहां पे क्या लगा रहे हैं, माइनस, क्योंकि जिधर भी जाएगा टॉर्क उसके अपोजिट एक्शन होगा। वो हो जाएगा क्या, r क्रॉस f। r की जगह पे क्या लेंगे, d, और f कौन सा कंसीडर करेंगे, mg sin थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास d इंटू mg sin थीटा, राइट। डी एम पास पास मत लिखना, अदरवाइज वो स्मॉल मास जैसा कंसीडर कर सकते हो, तो गलती नहीं करना, डी अलग लिखना, mg sin थीटा अलग लिखना। क्लियर है। और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो वो हमें लेने की जरूरत नहीं, वैसे भी हमने टॉर्क के टाइम पे सीखा था कि बस r और f परपेंडिकुलर वाले को देख लो, हो जाएगा काम। अब यहां पे हम ले रहे हैं कि इफ थीटा इज स्मॉल, आ गया वो कंडीशन कि भैया अभी तक तो ऑसिलेशन है, एसएचएम के फॉर्मेट में तब आएगा जब डिस्प्लेसमेंट वगैरह क्या हो, मिनिमम। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट लिख रहे हैं इफ थीटा इज स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल हुआ तो साइन थीटा को नियरली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, थीटा। और अगर ऐसा करेंगे तो यही हो जाएगा हमारे पास माइनस डी एम जी थीटा। इसको लिख सकते हैं डी एम जी थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने ये भी पढ़ा है कि भाई टॉर्क इज इक्वल टू तो आई अल्फा होता है, एक तो आर क्रॉस एफ, दूसरा आई अल्फा।
ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। दोनों को इक्वेट कर दें तो हमें मिल जाएगा आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस डी एम जी थीटा, या फिर अल्फा इज इक्वल टू माइनस, मैं एम जी डी लिख दे रहा है यार, कंफ्यूजन नो, लिख सकते हैं डिवाइड बाय आई इंटू थीटा, इक्वेशन नंबर 4। हम कहेंगे ऐसा भी होता है कि भाई अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये कब पढ़ा है मैंने तुमको? क्या ऐसा ही होता है? समझो, ए पढ़ा हुआ एग्जैक्टली, ए इज इक्वल टू क्या पढ़ा है? माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको मैं आर अल्फा और जो डिस्प्लेसमेंट था इसको मैं आर थीटा लिख सकता हूं, तो ये कैंसिल हो गया, मैं सीधा आर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। बट सिमिलर होता है, काफी चीजें सिमिलरिटी होता है। ए की जगह अल्फा लिखा तो एक्स की जगह पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहां से मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। हमने बोला कि भाई इक्वेशन नंबर 4 जो है वो किसके बराबर है? इक्वेशन नंबर 5 के बराबर है। और अगर दोनों को इक्वेट करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या रहा है? एम जी डी बाई आई। इसका मतलब है ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट एम जी डी बाई आई। और अगर मुझे यहां से क्या करना है? टाइम पीरियड निकालना है, तो टी इक्वल टू क्या देगा? 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम जी डी। यहां पे 2 बाई टी लिखेंगे, 2 पाई बाई टी, तो ऐसे चेंज होगा। ये आ रहा है हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम, जिसमें कुछ चीजें क्या करनी, ध्यान रखनी है। ध्यान ये रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है, आई। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रोटेशनल एक्सिस। क्योंकि ऐसा नहीं रोटेशनल एक्सिस के, क्योंकि जहां से वो रोटेट हो रहा है, जहां से एसएचएम कर रहा है, वहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। तो हम लिखेंगे ये क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रोटेशनल एक्सिस। एम हो गया मास, जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक और चीज ध्यान रखना है, जो डी लिखा है वो क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम रोटेशन। क्योंकि जब याद रखना होता है ना कि पर्टिकुलर किस चीज के कहां से कहां तक डिस्टेंस है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो ये हो गया बेसिकली डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। और अगर ये फॉर्मूला हमें याद है तो हम कई टाइप के क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। इसी से हम चाहें तो सिंपल पेंडुलम को भी क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। क्लियर है ये? चलो पहले इसको लिखो, देखते हैं क्या क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है? फॉर्मूला आ रहा है सिंपल सा, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम जी डी। एक चीज बता दे रहा, क्योंकि हम बहुत टाइप के एसएचएम देखने वाले, तो 2-4 सॉल्व करने के बाद तुमको पैटर्न ही समझ में आ जाएगा कि करने का तरीका क्या रहेगा, है ना। बार बार हम क्या करेंगे देखेंगे, अलग अलग टाइप का फोर्स रहेगा, या तो रिस्टोरिंग फोर्स या तो रिस्टोरिंग टॉर्क। 2-4 करने के बाद तुमको पैटर्न समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताता जाऊंगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है कुछ ऐसे हैं जिनको फॉर्मूले की तरह क्या करेगा? यूज करेगा और इससे क्वेश्चन बनाएगा, और कुछ ऐसे हैं जिसका सिर्फ मात्र फॉर्मूला पूछेगा कि भाई अगर ऐसा होता तो फॉर्मूला क्या था। जैसे इसमें बोल देता फिजिकल पेंडुलम होता तो क्या था, इतना, पर इससे क्वेश्चन भी वो पूछेगा। कुछ ऐसे होंगे जिसका सिर्फ फॉर्मूले तक क्या कर लेगा, पूछ लेगा। तो मैं ये बताता चलूंगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट बता रहा है उसका टाइम पीरियड तो फॉर्मूला क्या करना है तुमको एज इट इज याद भी रखना, और जो कम इंपॉर्टेंट उसको 1-2 बार प्रैक्टिस करके रख लेना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं सिर्फ उसका टाइम पीरियड क्या करेगा पूछेगा। क्लियर है ये? क्योंकि कई एसएचएम हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहले तो फिजिकल पेंडुलम हमको क्या करना है? क्वेश्चंस भी करने हैं, है ना। तो क्वेश्चन लिखना है, a rod of length L, a rod of length L is oscillating about one of its end. A rod of length L is oscillating about one of its end. Then find its time period. Find its time period. तो एक रॉड है जो यहां से ऐसे क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। अच्छा, कई बार ऑसिलेशन टर्म को रफली यूज कर लेता है। यहां पे बिल्कुल उसमें नहीं घुसना है कि सर ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन का तो टाइम पीरियड अलग होता है, ऐसा नहीं। वो लूजली इसको क्या करता है? वर्ड को यूज करता है, मतलब ऐसी कि ऑसिलेट कर रहा है, ऐसा नहीं कि एसएचएम कर रहा है ना। पर तुम्हारे सिलेबस में एसएचएम है, वो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ही पूछना चाह रहा है। क्लियर है ये? तो जानबूझ के मैंने ऑसिलेशन टर्म लिखा दिया है, सिर्फ ये बताने के लिए लूजली यूज किया गया है इसको। क्लियर है ये? निकालो जरा।
क्या रहा है? 2 बाई अंडर रूट 2l/3g। ध्यान रखना बहुत क्लोज रहेंगे इस तरह के ऑप्शंस, राइट। 2l/3g, l/3g, 3l/2g ऐसे करके ऑप्शंस रहेंगे, तो केयरफुल रहना है, राइट। इसमें ही बोला हुआ है कि भाई हमारे पास क्या है, एक रॉड है और रॉड का जो लेंथ है वो कितना गिवन है, l। मास नहीं गिवन है, m मान सकते हो। अब बोला वो इस एंड के अबाउट क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ये इसका होगा सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब है d की वैल्यू कितनी लेंगे हम, l/2। यहीं पे गलत करोगे और कुछ नहीं, पता है मुझे, यहीं पे गलत करोगे, केयरफुल रहना है ना, सेंटर ऑफ मास। इसलिए मैंने बोला था ना, वहां पे लिखा दिया था, है ना, इंपॉर्टेंट लिखाया था। अब फॉर्मूला यार याद रहना चाहिए, t = 2 बाई अंडर रूट I/mgd। हम लिखेंगे 2 पाई, इस एंड से ऑसिलेट कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3। फिर लिखेंगे mg और d की जगह पे l/2, मतलब 2 पर चला जाएगा। क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है देखो, राइट। m वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, l से स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जा रहा है। तो हमारे पास आंसर आ रहा है t = 2 पाई अंडर रूट, ऊपर में 2l और नीचे में क्या बच रहा है, 3g, है ना। केयरफुल इसलिए रहना है क्योंकि जो भी ऑप्शन रहेगा ऐसा हो सकता है, l/3g हो सकता है, 3l/2g हो सकता है, ऐसे करके अलग अलग टाइप के रहेंगे। एक क्वेश्चन और लिख लेना है, इसको नोट कर लेना। एक क्वेश्चन और लिखो, अ डिस्क ऑफ रेडियस r, a disk of radius r is oscillating about an axis passing through its periphery and perpendicular to plane. Then find its time period. करो। 5r 3r/2, है ना। डिस्क बोला हुआ बेटा, है ना, ये हो गया डिस्क, और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, राइट, जैसे डिस्क हो गया तो पेरीफेरी से जा रहा है और साथ ही साथ परपेंडिकुलर प्लेन, ऐसे ये ऑसिलेट कर रहा है, राइट, इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। तो यहां पे अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस तरह से का एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, जो ऐसे क्या करेगा, क्रॉस होगा, परपेंडिकुलर। अब फॉर्मूला हमारे पास है t = 2 पाई अंडर रूट I/mgd, राइट। ये इसका हो जाएगा क्या, सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब हुआ कि d किसके बराबर, r के बराबर। तो हम लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट, यहां से एक डिस्क जब पेरीफेरी और परपेंडिकुलर टू प्लेन से जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, 3mr²/2, राइट, 3mr²/2, और नीचे में mg और d की जगह पे क्या रखेंगे, r। तो यहां से m कैंसिल, r से स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल, और टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट 3r/2g, है ना। मैंने बोल रखा है इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना, बस ऐसी ही है, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा और आराम से बना सकते हो तुम। क्लियर है ये? चलो कर लो इसको भी, जल्दी से करो। देखो, तो जो फिजिकल पेंडुलम हमने क्या कर लिया, देख लिया है, तो इसी के फॉर्मूले से हम सिंपल पेंडुलम को भी क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, राइट। इसी के फॉर्मूले से कर सकते हैं, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। तो सेकंड हमारे पास है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में बेसिकली जो भी हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं, वो लेते हैं मासलेस, और इससे कनेक्ट होता है हमारा बॉब, जिसका मास है कितना, m। हमने कंसीडर कर लिया कि इसका जो लेंथ है वो कितना है, l, राइट। इन जनरली ये पॉइंट मास होता है, लेकिन अगर पॉइंट मास नहीं है तो जो लेंथ लोगे कहां तक लोगे, सेंटर ऑफ मास तक। अभी हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, राइट, सेंटर ऑफ मास तक। अब अगर इसका साइज छोटा है तो जो लेंथ स्ट्रिंग का होगा वही लेंथ यहां तक का भी हो सकता है, कंसीडर कर सकते हैं। अब इसका मुझे क्या करना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड का फिजिकल पेंडुलम का फॉर्मूला सीखा है, 2 पाई अंडर रूट I/mgd। अब यहां पे हम बोलेंगे अगर मुझे इस पॉइंट के अबाउट I लिखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका तो खुद का मास नहीं है, हम बोलेंगे m मास कितने डिस्टेंस पे, l पे। तो I हो गया कितना, ml², और डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना, l के इक्वल। तो यहां से फॉर्मूला आ जाएगा t = 2 पाई अंडर रूट ml² डिवाइड बाई mgl, m से m और l से ये कैंसिल, और फॉर्मूला गया 2 पाई अंडर रूट l/g, राइट। कई बार हमने इसको क्या क्या देखा है।
अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली टाइप के आते हैं। एक क्वेश्चन जैसे आया था कि यार एक सिंपल पेंडुलम को अगर हम कहाँ ले जाए, मून पे ले जाए तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, फालतू के क्वेश्चन है। J/6 होगा तो √6 टाइम्स क्या हो जाएगा, √6 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा टाइम पीरियड, मतलब स्लो चलेगा, राइट। ऐसी फिर इस तरह से क्वेश्चन दे देता है कि अगर मान लो क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है जो लिफ्ट में है और लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट होने लगे तो क्या होगा, नीचे एक्सेलरेट होने लगे तो क्या होगा, ऊपर रिटार्ड हो। इस तरह के क्वेश्चन किए हैं ऑलरेडी। ध्यान रखना है सिंस ये जी पे डिपेंड कर रहा है, अगर लेफ्ट वगैरह पे रखा और एक्सेलरेट होने लगा, सिस्टम एक्सेलरेट होगा तो जी की वैल्यू चेंज होगी, जी की वैल्यू चेंज होगी तो टी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कर सकते हैं ऐसे फालतू क्वेश्चन। बट एक क्वेश्चन जेई में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है, उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। पहले इसको नोट कर लो जल्दी से, छोटा ही है पर नोट करो, एक बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि जी की वैल्यू को बदल बदल के वो क्या करेगा, क्वेश्चन पूछना चाहेगा। पर हमने ऑलरेडी ये सीखा हुआ है, एनएलएम में ही सीख लिया कि जो इफेक्टिव जी है वो कैसे चेंज होगा, और ऐसे सारी फिजिकल क्वांटिटी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेंगी वो सिस्टम के एक्सेलरेशन से चेंज होंगी, और कैसे चेंज होगा ये पढ़ा हुआ है। एक ही क्वेश्चन में यहां पे क्या करा रहा, जेई में क्वेश्चन ये आया हुआ है कि हमने क्या किया है, एक मासलेस स्ट्रिंग से एक हॉलो बॉल को क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। इस हॉलो बॉल में हमने क्या कर दिया, कोई भी लिक्विड फिल कर दिया, लेट्स से पानी ही भर दिया हमने, राइट, पानी भर दिया, और इसके नीचे पे एक छोटा सा होल है जिससे धीरे धीरे लिक्विड क्या हो रहा है, बाहर गिर रहा है, राइट। क्वेश्चन पूछा, सिंस ये सिंपल पेंडुलम का ही क्या है फॉर्मेट है, यहां तक कोई मास नहीं है, पूरा मास यहां पे है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जैसे जैसे यहां से पानी बाहर निकलेगा, राइट, बूंद बूंद करके पानी बाहर टिपकेगा, इसके टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा, राइट। और ऑप्शन इस तरह से देगा, इंक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा, पहले इंक्रीज होगा फिर ओरिजिनल में आ जाएगा, पहले डिक्रीज हो जाएगा फिर ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा। समझ रहे हो, ऐसे करके वो क्या कर दे रहा है, वैल्यू दे रहा है। तुमको क्या करना है, सोचना है कि इसमें टाइम पीरियड में कैसे चेंज आएगा, पहले इंक्रीज होगा फिर चेंज होगा, कैसे चेंज होगा वो तुमको क्या करना है, देखना है। ट्राई करो जरूर। भी कभी आता है इस तरह के क्वेश्चन देखे कि सर मास पे डिपेंड तो करता नहीं है, पानी भरा रहे चाहे हॉलो रहे, क्या ही फर्क पड़ना है, टाइम पीरियड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बट नहीं, क्वेश्चन पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं। पहले मैं थोड़ा सा इसी के इसमें थोड़ा ट्राई कर रहा कि मैं इक्वल लेंथ का वो बना पाऊं, है ना। इसी तरह से मुझे 3 पेंडुलम क्या करने बनाने हैं। तो लेट्स अज्यूम मैंने क्या किया, इस तरह से 3 पेंडुलम बना दिया। पहला वो है जिसमें पूरा मास, पूरा पानी भरा हुआ है, फिर ये पानी धीरे धीरे क्या होता गया, राइट, कम होता गया। लेट्स से कम होके इतना बचा, पानी गिरता जा रहा है, और फिर पानी गिरते 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 पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। इन तीनों में जो चेंज होगा वो चेंज होगा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, राइट। पेंडुलम अभी पढ़ाते समय मैंने बोला है कि लेंथ जो लेते हैं वो कहां से लेते हैं, राइट, पूरे, राइट, सेंटर ऑफ मास तक। मैंने ये टर्म मेंशन किया था अभी। ये होता है कि सिंपल पेंडुलम में जनरली जो मास होता है, पॉइंट मास होता है, तो स्ट्रिंग ऑफ लेंथ को ही एल कंसीडर कर लेते हैं। बट ये फॉर्मूला हमने कहां से निकाला है, फिजिकल पेंडुलम से। फिजिकल पेंडुलम में डी था, वो क्या था, रोटेशनल एक्सिस से सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस। ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब अगर पूरा पानी भरा हुआ है तो देखो सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, जब पानी कम होता जाएगा तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता जाएगा, और किधर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे। और जैसे ही पूरा पानी खत्म होगा सेंटर ऑफ मास वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। अब इससे जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है इफेक्टिव लेंथ का चेंज। पहले लेंथ क्या है, राइट, सेंटर ऑफ मास तक यहां पे, बाद में ये लेंथ क्या हो गया है, इंक्रीज हुआ है। मैंने, अब मुझे नहीं पता यहां से मैं कैसे सामने से, पर मैंने कोशिश किया है कि तीनों को बिल्कुल इक्वल में उसमें बनाऊं। तो ये लेंथ थोड़ा सा क्या हुआ है, इंक्रीज, और उसके बाद लेंथ वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, राइट। तो हमारे पास फॉर्मूला है T = 2π√L/G। हम कहेंगे सिंस इफेक्टिव लेंथ पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो पहले टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा, और फिर घट के ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएगा। तो ऑप्शन भी इसी तरह से दिया हुआ था कि पहले जो है वो टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होके ओरिजिनल वैल्यू तक आएगा। डिक्रीज मतलब डिक्रीज ही नहीं होता जाएगा, डिक्रीज होके ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएगा। क्लियर है ये? ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या करता है, पूछ लेता है वो, अच्छे क्वेश्चन पूछता है, नो डाउट, है ना। नोट करो इसको, प्रॉपर लिख लेना एक्सप्लेनेशन। ग्रेविटेशन, राइट, ग्रेविटेशन भी है। तो ग्रेविटेशन में भी हमारे पास क्या है, एक एसएचएम है, तो तीसरा लिखना है, तीसरा हो जाएगा हमारे पास फॉर अर्थ एंड मास सिस्टम। अर्थ एंड मास सिस्टम, बेसिकली इसमें हम ग्रेविटेशन और एसएचएम को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। इस तरह से ऑलमोस्ट हर चैप्टर को हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं।
अब यहां पे वापस से क्या करना है, समझ लेना, उसके बाद नोट करना। यहां पे ऐसा है कि लेट से ये हमारा क्या है, अर्थ है। अब हमने अर्थ में क्या किया, एक टनल डिग किया हुआ है एक छोर से दूसरे छोर, डायमेट्रिकली बिल्कुल, मतलब यहां से वो करना, टनल डिग करना शुरू किया बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट में। तो इसमें 2 डायमेंशन में जब हम उस टनल को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, तो वो हमें ऐसे दिखेगा। कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए सर दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे, सर दोनों उड़ गए तो नहीं, राइट। ये एक टनल है, यहां से ऐसे गया है, और ये इसका क्या है, सेंटर है। कुछ चीजें कंसिडर करनी है हमें कि इसका जो रेडियस है वो कितना r, अर्थ का मास कितना ले लिया है, m। अब देखो होगा क्या, हमने यहां से टनल में क्या किया, एक स्मॉल m मास को रिलीज किया, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो वो आएगा टुवर्ड्स द सेंटर ऐसे, पर इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से रुक नहीं पाएगा, किधर चला जाएगा, इधर। फिर इसमें फोर्स लगेगा ऊपर के साइड, ये ऊपर आने की कोशिश करेगा पर यहां पे रुक नहीं पाएगा, इधर चला जाएगा, और सेंटर के अबाउट क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। अगर हम ये कंसीडर कर लें कि उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम है, राइट, सिर्फ इतने ही पार्ट में क्या कर रहा है, वो रोटेट वो कर रहा है, बार बार टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो इसी को हम एसएचएम भी मान सकते हैं। तो इसको जब एसएचएम मानेंगे तो हमें निकालना है उसका टाइम पीरियड। तो हमने ये बोला कि भाई इतने में टोटल यहां से x डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, x डिस्टेंस नीचे जा रहा है, और एक छोटा सा मास है m जो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। हमें इस मास का टाइम पीरियड क्या करना है, निकालना है। तो अगर हमें इस मास का टाइम पीरियड निकालना है तो भैया पहली चीज तो इस पे क्या कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, और रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब हम यहां पे लिखेंगे कि हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो है कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए हम यहां पे माइनस लिख रहे हैं। माइनस वैसे भी अट्रैक्टिव नेचर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लिखेंगे G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, राइट। आर नहीं बेटा, एक्स पे इतने भी मैक्सिमम फोर्स इतनी लग सकता है, एक्स के आसपास ही लग सकता है, राइट। ये हमने क्या कर लिया, लिख लिया, राइट। ये हो गया हमारा क्या, रिस्टोरिंग फोर्स। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ये अगर हमने फोर्स निकाल लिया है तो हमें क्या करना है, ये देखना है। अच्छा एक सेकेंड, यहां पे टोटल मास हमने क्या किया है, m कंसिडर किया है। जितने पार्ट पे, राइट, जितने पार्ट पे ऑसिलेट कर रहा है हमें उतने पार्ट का मास क्या करना है, कंसीडर करना है। तो हमने कंसीडर कर लिया कि भाई इतने पार्ट का मास जो है वो कितना है, m डैश, और इतना ही पार्ट जो है वही क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है। बाहर का जो मास है वो कभी फोर्स नहीं लगाएगा। तो यहां पे हमें कायदे से लेना चाहिए क्या, m डैश, राइट। रीजन क्या है, जितने पार्ट में ऑसिलेट कर रहा है उतने का जो मास है वही उस पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो हमने यहां पे लिखा जी m डैश स्मॉल m डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब m डैश मतलब इतने इनक्लोज्ड मास को तो हमने खुद से क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया है। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी होगी, निकालनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी। तो हम सिंपल सा यूनिटरी मेथड क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं कि भाई पूरा जो अर्थ है उसका मास है m, तो इतने पार्ट का मास कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं। और पूरा जो मास भरा वो कहां भरा हुआ है, इंटायर वॉल्यूम में, और इंटायर वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब का मास है। तो 4/3 पाई एक्स क्यूब, इतने वॉल्यूम का मास हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा कितना, m डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब। और इतने ही मास को हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या कंसिडर किया है, m डैश। तो बेसिकली हमने m डैश की वैल्यू क्या कर ली, निकाल ली। यहां से 4/3 पाई वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल, और m डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mx क्यूब डिवाइड बाई, बस यहां से हम m डैश की वैल्यू को पुट कर देंगे यहां पे। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, राइट। यहां हम लिख रहे हैं f इज इक्वल टू माइनस जी, इसके जगह पे mx क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब। क्या बच रहा है, स्मॉल m, और यहां पे क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर। यहां से अगर हम क्या करें देखें तो एक्स स्क्वायर से क्यूब वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये आ रहा है f इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर क्यूब, राइट, स्मॉल m भी रहेगा, इनटू एक्स। लेट से ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 3। अगर हम इसको देखें तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ये x है जितना एम्पलीट्यूड है उसका जहां पे वो ऑसिलेट कर रहा है, और ये टर्म पूरा कांस्टेंट है। ये सेंटर पे रहे, ऊपर रहे, नीचे रहे, टोटल मास, ऑब्जेक्ट का मास, आर क्यूब, ये सब चेंज नहीं होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किससे, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स से, और हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग
राइट। बाय कंपेयरिंग हमें पता चला कि k की वैल्यू कितनी है, g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r क्यूब, g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r क्यूब, ये हमें मिल गया k की वैल्यू। अब अगर हमें k की वैल्यू मिल गया तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला हमने याद किया हुआ है, 2 पाई अंडर रूट m बाई k। अच्छा, ये मास किसका है, मास ऑफ पार्टिकल, जो ऑसिलेट कर रहा है उसका मास है। तो यहां पे अब k की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट, यहां पे हमने लिखा m और k की जगह पे g कैपिटल M स्मॉल m और ऊपर में जा रहा है क्या, r क्यूब। इसका मतलब है स्मॉल m क्या हो गया, कैंसिल। और कंक्लूजन इसका ये निकलता है कि जो ऑसिलेट कर रहा है उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, राइट। टनल डिग करके मैं चाहूं तो क्या करूं, एक मार्कर थ्रो कर दूं, डस्टर थ्रो कर दूं या चेयर थ्रो कर दूं, सबका टाइम पीरियड क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, क्योंकि उस फैक्टर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। तो अब हमारे पास बच रहा है gm डिवाइड बाई आर क्यूब। मैं इसको थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, मॉडिफाई कर रहा हूं। मॉडिफाई करने का मतलब है मैंने इसको लिखा आर स्क्वायर इंटू आर और नीचे में लिख दिया gm, अभी भी आर क्यूब है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस टर्म को हम रिप्लेस कर सकते हैं स्मॉल जी से, राइट। तो स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, gm बाई आर स्क्वायर। इसको अगर हम स्मॉल जी से रिप्लेस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। रही बात कि कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसकी इंपॉर्टेंस ऐसा है कि इससे क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछेगा, इसका फॉर्मूला पूछेगा। और एक चीज और ध्यान दो, आर कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, मतलब फिक्स टाइम इंटरवल आएगा, फिक्स टाइम पीरियड आएगा। आर की वैल्यू कितनी 6400 किलोमीटर और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखोगे तो सॉल्व करने पे ये जो टाइम पीरियड आता है अप्रोक्सीमेट 84.6 मिनट आता है, जो तुमको क्या करना है, याद ही रखना है। तो t इक्वल टू 2 बाई अंडर रूट आर बाई जी हो सकता है फॉर्मूला पूछ ले, हो सकता है पूछ ले सीधा सीधा कि इसका टाइम पीरियड कितना, मतलब टनल में हमने सॉरी डायमीटर के थ्रू एक टनल डिग किया, उसमें कोई ऑब्जेक्ट फेंक दिया, बताओ ऑसिलेट करेगा तो टाइम पीरियड कितना, 84.6 मिनट, क्योंकि वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। ये हमको क्या करना है, याद रखना है। ऐसा ही फॉर्मूला एक और आएगा जब हम क्या करेंगे, लॉन्ग पेंडुलम देखेंगे, राइट। एक लॉन्ग पेंडुलम इनफाइनाइट लेंथ वगैरह होगा, वहां पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्लियर है ये, है ना। तो इसको भी क्या कर लेना, नोट कर लेना है। कितना तक देख लिया हमने, ग्रेविटेशन प्लस एसएचएम। कल कंटिन्यू करेंगे इलास्टिसिटी एसएचएम से आगे। क्लियर है ये, चलो समझ में आया ये, थैंक यू।